दोस्तों आइए, आज का टॉपिक है न्यूनतम जब विचलन कोण हो जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। पहले विचलन कोण को न्यूनतम करना है, फिर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है प्रिज्म में, ये देखना है। चलिए देखते हैं। इससे पहले आपको पिछले लेक्चर में हमने देखा था, किसी प्रिज्म पर बार बार एक्सपेरिमेंट किया था, आपतन कोण को हमने क्या किया था, बढ़ाया था। शुरुआत कम से किया था, हर आपतन कोण पे चेक किया था। इस आपतन कोण पर विचलन कोण अधिकतम है, 48 है। विचलन कोण अधिक है यहाँ पर। और आपतन कोण बढ़ाया, विचलन कोण घटा था। आपतन कोण और बढ़ाया, विचलन कोण और कम हुआ। आपतन कोण और बढ़ाया, विचलन कोण आपका और कम हो गया, 43 से 41 हो गया। आपतन कोण और कम किया जब 45 पर, विचलन कोण कम से कम हो गया, 39। आपतन कोण जब और बढ़ाए तो 39 से कम नहीं, अब बढ़ने लगा, तो 39 विचलन कोण जो आपको मिला है ये सबसे कम मिला। इसके बाद कभी भी इससे कम विचलन कोण नहीं मिला, आपने देखा था। और ये भी देख लीजिए, कोई भी आपतन कोण ले लीजिए, इसके अलावा 45 के अलावा किसी भी आपतन कोण पर प्रयोग कर लीजिए, केवल एक लौता आपतन कोण 45 है। 45 जिस पर विचलन कोण कम से कम है, और कितना है, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम विचलन कोण वो कितना है, 39। 45 वाले आपतन कोण पर ही आपको जाके विचलन कोण न्यूनतम मिला है। ये बात सही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे ही किसी प्रिज्म का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और आपतन कोण बार बार चेंज करते रहे और विचलन कोण नापते रहे, पता करते रहे। तो किसी आपतन कोण I1 पर, मान लीजिए I1 पर किसी आपतन कोण, वैसे I1 कितना है यहाँ, 45। मान लीजिए किसी आपतन कोण पर विचलन कोण आपको क्या मिलेगा, डेल्टा है, न्यूनतम। इस प्रिज्म के लिए I1 कितना होगा, 45, और डेल्टा M कितना होगा, 39। बट मेरे एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए कोई दूसरा प्रिज्म है, जनरल कोई प्रिज्म है। इस प्रिज्म के लिए हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि ये आपतित किरण, अविलंब किरण ऐसे नॉर्मल की ओर बेंड करेगी। और ये हेडिंग दोस्तों क्लास 12 के लिए, हाई स्कूल के लिए नहीं। अब ये किरण जब इस वाले सरफेस पे पड़ेगी तो फिर से यहां पर ये अब की बार डेंसर टू रेयर जा रही है, अविलंब से दूर हट गई, ठीक। और हमने ये मान लिया है कि आपतन कोण I1 पर जो विचलन कोण मिल रहा है वो कम से कम मिल रहा है। इस आपतन कोण पर विचलन कोण कम से कम मिल रहा है। तो विचलन कोण बनाते कैसे, वो बना लीजिए। इसको आगे बढ़ा लीजिए आपतित किरण को, और निर्गत किरण ये है, निर्गत किरण है ये आपतित किरण है। आपतित को आगे बढ़ा दिए, निर्गत को पीछे बढ़ा दीजिए। जहां कट करे वहीं खड़े हो जाइए। अब वहां पर खड़े होकर देखिए, आने की दिशा किधर थी, इधर, और निकलने की दिशा इधर। तो कितना रोटेट किए आप, इतना। यही है विचलन कोण। और आपने माना है कि इस आपतन कोण I1 पर विचलन कोण इकलौता ऐसा आपतन कोण है इस प्रिज्म के लिए, कितना भी बदल लो आपतन कोण, एक ही आपतन कोण ऐसा मिला हमें। जैसे उस केस में कितना था, 45 पर विचलन कोण 39 कम से कम मिला था, और ये विचलन कोण मान लीजिए न्यूनतम है, डेल्टा है। इस आपतन कोण पर I1 पर मान लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है 45 ही हो हर बार और ये 39 ही हो हर बार। किसी आपतन कोण पर इसका अलग है, I1 पर इसका विचलन कोण इस प्रिज्म का न्यूनतम है, कितना है, डेल्टा है, ठीक है। चलिए आप देखिए जरा ध्यान से। अब एक नियम है प्रकाश का। प्रकाश का नियम क्या है, जरा देखिए। मान लीजिए ये नीचे कांच है, ऊपर एयर है, वायु से अगर कांच की ओर प्रकाश डाला जाए तो यहां पे अविलंब बनाएंगे आप नॉर्मल, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी टॉर्च आपका यहां I कोण पर आपने प्रकाश डाला, R कोण पर, आप I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। आपतन कोण I पर
प्रकाश डालने पर आर कोण पे गया है, यदि इसी का उल्टा कर दिया जाए दोस्तों, अर्थात अगर टॉर्च यहाँ पर डाला जाए सेम इसी रास्ते पर, इस जगह से, तो ये किरण उसी रास्ते को फॉलो करेगी। मतलब आपतन कोण अगर आर हो जाए तो अपवर्तन कोण क्या होगा, आई होगा। याद रखिएगा, जिसे कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आई पर इस लाइन पर आया, ऐसे गया। कांच में से अगर प्रकाश उसी लाइन पर डालोगे तो एयर में उसी लाइन पर जाएगा, रिपीट करता है पाथ लाइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यही बात यहाँ अप्लाई कीजिए। चलिए, कितने एंगल पर डाला है आपने प्रकाश, I1 पर, और ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अब हम टॉर्च को अभी यहां पर है, अभी टॉर्च आपका यहां पर है, जरा ध्यान दीजिए। उससे पहले एक चीज, कुछ एंगल मान लेते हैं। चलिए, इस पृष्ठ पर ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण का अविलंब से बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण का अविलंब से बना कोण अपवर्तन कोण। तो ये अपवर्तन कोण मान लेते हैं R1। इस पृष्ठ पर ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ये आने वाली किरण है, निकलने वाली किरण है। आपतित किरण का अविलंब से बना कोण ये मान लेते हैं R2। ये आपतन कोण हो गया इस पृष्ठ पर। वैसे प्रायः आपतन कोण को I मानते हैं, लेकिन हम कुछ भी मान सकते हैं। इस पृष्ठ पर ये आपतित किरण है, आपतित किरण का अविलंब से बना कोण आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो गया, R2। इस पृष्ठ के लिए ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण का अविलंब से बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। इसको मान लेते हैं I2। ठीक है, अब जरा ध्यान रखिए, अभी टॉर्च यहां पर है और विचलन कोण न्यूनतम है। टॉर्च यहां पर है, I1 आपतन कोण पर आपने बताया, एक्सपेरिमेंट कर करके चेक किया कि इस आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम है। और केवल इकलौता ऐसा है, केवल इकलौता यूनिक है ये। आपने बोला ये इकलौता इसी कोण पर ही मिलेगा विचलन कोण न्यूनतम। इसके अलावा किसी आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम नहीं मिलेगा। ऐसा आपने प्रयोग करके चेक कर लिया। इस प्रिज्म के लिए केवल एक लौता ऐसा है, कहीं भी इधर से आपतन कराओ, यहां से आपतन कराओ, इधर से कराओ, इधर से कराओ, कहीं से भी आपतन कोण कितना भी बदलते रहो, इकलौता ऐसा आपतन कोण I1 है, I1 आपतन कोण है जिस पर केवल आपको विचलन कोण जो मिलेगा न्यूनतम मिलेगा, वो आपका डेल्टा है। ये आपने रट लिया है। अगर विचलन कोण न्यूनतम होगा किस आपतन कोण के लिए, I1, विचलन कोण न्यूनतम होगा किस आपतन के लिए, I1। तो अब देखो, अभी टॉर्च यहां पर है, रोशनी ऐसे जा रही है। अब मान लीजिए टॉर्च यहां पर हो, आप जानते हैं उत्क्रमणीयता का नियम, रोशनी अब ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी, यूं यूं, उसी पाथ को फॉलो करेगी, इसी पाथ को फॉलो करेगी, ऐसे। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, अब आप लाइट को इधर से, सोर्स आपका इधर है, लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे निकलेगी। अब आप बताइए, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अब विचलन कोण चलो चेक करते हैं, इधर से इस लाइन पर डालते हैं। विचलन कोण बनाते कैसे, पहले बताओ किस कोण पर आपतित करा रहे हो किरण को, I2 कोण पर। आपतन कोण आपकी कितना है, I2। चलो विचलन कोण निकालते हैं। आपतन कोण पता है ना, I2। विचलन कोण बनाते हैं, कैसे बनाओगे विचलन कोण, विचलन के कोण बताने के लिए आपतित किरण को क्या बढ़ा देते हैं, आगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, आपतित किरण को आगे, और निर्गत किरण जो ऐसे हैं इसको कहां बढ़ा देंगे, पीछे। वो तो बढ़ा ही हुआ है, जहां दोनों काटे इसको पीछे बढ़ा देंगे, जहां दोनों काटे वहीं खड़े होंगे। अब बताओ, आने की दिशा ये, निकलने की दिशा ये, आने की दिशा ये, इधर से डाल रहे हैं प्रकाश, आने की दिशा ये, निकलने की दिशा ये, तो कितना घुमा लिया, इतना। ये है आपका विचलन कोण। मान लीजिए ये विचलन कोण आपकी है डेल्टा डैश। यहां चित्र में देखिए, ये विचलन कोण किसके बराबर है, डेल्टा एम के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। समझ गए आप। अब आप देखिए, जब इधर से I2 आपतन कोण पर प्रकाश डाले हैं तो विचलन कोण जो मिल रहा है वो न्यूनतम
न्यूनतम फिर से मिल रहा है। बात सही है। I2 आपतन कोण पर भी विचलन कोण न्यूनतम मिल रहा है, लिख लीजिए I2 आपतन कोण पर विचलन कोण क्या है, न्यूनतम। कितना मिल रहा है, डेल्टा एम ही मिल रहा है, सेम मिल रहा है। जो I1 पर जो मिला था वही इस प्रिज्म के लिए I2 पर भी मिल रहा है, विचलन कोण न्यूनतम मिल रहा है। I1 पर भी विचलन कोण न्यूनतम था, एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं I2 पर भी विचलन कोण, I2 आपतन कोण पर भी विचलन कोण न्यूनतम है, सेम। लेकिन आपने कहा था प्रिज्म जब वही है तो किधर से भी आपतन करा लो, कैसे भी आपतन कोण बार बार बदल लो, लेकिन केवल इकलौता आपतन कोण I1 पर ही मिलेगा विचलन कोण कम से कम, जबकि I2 पर भी मिल रहा है विचलन कोण कम से कम। आपने कहा केवल इकलौते I1 पर ही विचलन कोण कम से कम मिलेगा, जबकि I2 पर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये कोई और नहीं, ये I1 के ही बराबर होगा। ये वैल्यू इसकी जो है किसके बराबर होगी, I1 के बराबर होगी। तो याद रखिएगा, पहली बार न्यूनतम विचलन की स्थिति में, याद रखिएगा जब न्यूनतम विचलन होना तो बाहर बाहर के दोनों कोण बराबर होते हैं। याद रखिएगा ये नियम, I1 बराबर क्या होता है, I2 होता है। अब दूसरा नियम देखिए, जल्दी से देखिए। ये मान लीजिए प्रिज्म का अपूर्णांक n है, n स्नेल के नियम से प्रिज्म का अपूर्णांक n बराबर होगा। अगर इधर से देखिए किरण ऐसे आ रही है तो साइन I1 आपतन कोण की ज्या अपान अपवर्तन कोण की ज्या R1 की ज्या एक नियतांक होता है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर है। अगर इधर से लाइट डालें तो स्नेल का नियम क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की ज्या साइन I2 बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन R2। ठीक है। अब चूंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति आप पढ़ रहे हैं सिचुएशन, तो I1 बराबर I2 है, ये दोनों सेम है। जरा इस भिन्न को सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शन को, ये सेम है I1 I2, तो ये कट जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां साइन R2 बराबर साइन R1 आ जाएगा, तो R1 बराबर क्या है, R2। तो ये दूसरी बात सही है, आपको समझ में आ गई। न्यूनतम विचलन की स्थिति में बाहर बाहर कोण बराबर होंगे, अंदर अंदर के कोण बराबर होंगे, अभिलंब से, नॉर्मल से बाहर बाहर के कोण, नॉर्मल से अंदर अंदर के कोण बराबर होंगे। अब चलते हैं आगे, एक आखिरी परिणाम याद रखने के लिए। चलो ध्यान से देखो, तीसरा नियम। हम मान लेते हैं ये कोण, ये प्रिज्म ABC है, ये कोण B है, ये कोण C है, ये कोण A है। अच्छा ये काम करते हैं जी, इसको जरा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको इधर मान लो ये कोण कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। अब जरा इस त्रिभुज के सहारे देखिए, जरा इस त्रिभुज को देखिए, R1 R2 थीटा, तीनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं, बोलो जरा। R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरा, इस चतुर्भुज को देखिए जल्दी से। इस चतुर्भुज में ये कोण कितना है, 90, ये कोण कितना है, 90, ये कोण कितना है, 90, 90 90 180। ये और ये चार कोणों को देखिए, ये 90 90 180, टोटल 360 होता है। 360 में 180 खत्म, बचा कितना, 360 में 180 में ये दोनों, तो थीटा और ए मिलके 180, यानी थीटा और ए दोनों मिलके कितना, 180। ठीक है। अब ये वाला और ये वाला दोनों 180 के बराबर है, तो ये और ये बराबर होंगे दोनों। सॉल्व कर लीजिए, ये बराबर जब ये करेंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, आपका ए बराबर क्या आएगा, R1 प्लस R2। और चूंकि R1 और R2 बराबर है, मान लेते हैं दोनों किसके बराबर है, R के, I1 I2 बराबर है, दोनों मान लेते हैं I के बराबर है। ये भी I है, ये भी मान लीजिए I है, R1 R2 बराबर है, इसको R मान लीजिए दोनों को।
चलिए दोनों को आर आर मान लीजिए, ये भी आर ये भी आर, तो 2r बराबर ए, 2r बराबर ए, तो r बराबर ए बाई टू। तो याद रखिएगा ये r जो आएगा, याद रखिएगा कल फिर काम आएगा अगले वीडियो में। r की वैल्यू हमने आज निकाल दिया है, r मतलब r1 और r2 दोनों ही r के बराबर है, दोनों की वैल्यू a बाई टू के बराबर होगी। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या चीज तीसरा नियम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हम बाई चांस मान लेंगे आधार के दोनों कोण बराबर है, मान लीजिए आधार के दोनों कोण बराबर है, बी और सी ये दोनों बराबर है, ठीक है। चलो बी और सी निकाल के दिखाओ कितना होगा अगर ये दोनों कोण बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो बी और सी कितना होगा, एक पल के लिए ए बी सी तीनों मिला के 180 होगा ना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 180, और बी और सी मान लेते हैं बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है बाई चांस। मान लीजिए यदि बी और सी बराबर है तब दोनों कितना कितना होगा निकालिए। चलो ए को ए, बी के जगह सी लिख सकते हैं, तो बी के जगह सी और प्लस सी बराबर 180, और सॉल्व करो, प्लस ए उधर गया माइनस ए, 2c बराबर 180 माइनस ए, तो c बराबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 180 का आधा 90 माइनस a का आधा a बाई टू। c बताइए कितना आ गया, 90 माइनस a बाई टू, तो c बताइए कितना आ गया, 90 माइनस a बाई टू। और ये कितना आ जाएगा, b भी उसी के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस a बाई टू। दोनों बराबर है आपस में, तो दोनों ही ये होंगे, ठीक है। ऐसा कब होगा बताइए जल्दी, जब आधार के दोनों कोण क्या हों बराबर। आधार के यदि दोनों कोण बराबर हैं तो तीसरा नियम ध्यान सुनिए, पहले लिख रहे हैं, मान ले रहे हैं यदि आधार के कोण बराबर, आधार कोण बराबर, आधार कोण बराबर मतलब b बराबर क्या है c, तो दोनों कितने कितने होंगे, और दोनों होंगे कितने 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है। दोनों बराबर है मान लीजिए बाई चांस। और कौन सी स्थिति है, न्यूनतम विचलन की स्थिति चल रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा मुझे ये एंगल चाहिए, ऐसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, ये 90 है पूरा, ये आपका 90 है, 90 में से R1 निकाल दीजिए, R1 मतलब R, तो ये आ जाए। बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जरा बताइए, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताइए। ये 90 है पूरा, R1 निकाल दीजिए, R1 मतलब R, 90 में से R निकाल दो तो 90 माइनस R, यही होगा 90 माइनस R, 90 माइनस R, ठीक है। ये एंगल कितना होगा दोस्तों, 90 माइनस R, ये एंगल होगा आपका 90 माइनस R, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस R, ध्यान दीजिएगा खत्म होने वाला कुछ नहीं, ये एंगल होगा आपका, यहां मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये एंगल आपका हो गया 90 माइनस R, ये ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये एंगल हो गया 90 माइनस R की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a बाई, तो ये एंगल बोलो 90 माइनस a बाई, ठीक। अब जरा गौर से देखिए, अगर आधार के दोनों कोण समान हो तो ये एंगल क्या होगा, मैंने सिद्ध किया था 90 माइनस a बाई, और न्यूनतम विचलन आप केस ले रहे हो तो ये कितना होगा, तब ये भी 90 माइनस a बाई टू, ये भी 90 माइनस a बाई टू, किस वजह से, न्यूनतम विचलन के कारण। ये 90 माइनस a बाई टू किस वजह से, आधार कोण बराबर है इस वजह से। अगर ये दोनों चीजें सही हैं, अगर न्यूनतम विचलन की बात हो और आधार कोण बराबर हो तो ये दोनों कोण आपस में देखो बराबर है कि नहीं, हो जाएंगे ना। अगर न्यूनतम विचलन है तो ये 90 माइनस a बाई टू, आधार कोण बराबर है तो ये भी 90 माइनस a बाई टू निकल के आएगा।
अर्थात ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर, क्योंकि संगत कोण अगर बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। आप जानते हैं ये नियम, अगर जैसे दो रेखाएं हैं और ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, दोनों बराबर तब होते हैं जब ये दोनों क्या हो? समांतर। ये दोनों बराबर है तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। तो याद रखिए, अगर न्यूनतम विचलन हो, आधार कोण बराबर हो, दोनों चीज, तब प्रिज्म के अंदर की किरण आधार के समांतर होगी। तो प्रिज्म में किरण आधार की क्या होगी? समांतर होगी। किसके? आधार। याद रखिएगा ये। आधार कोण बराबर का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब अच्छा, अगर समबाहु हो जाए, तीनों बराबर हो जाएंगे, उसमें भी तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, उसमें भी अंदर जो किरण होगी वो आधार के समांतर होगी। किस केस में? न्यूनतम विचलन में। तो समद्विबाहु और समबाहु दोनों में ये किरण इसके समांतर होगी। समझ गए? विषमबाहु में नहीं, जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो, उस केस में ये दोनों तो बराबर होंगे बट ये इसके बराबर नहीं होगा। याद रहेगा ये बात? तो विषमबाहु में ये किरण इसके समांतर नहीं होगी, केवल आइसोसेलेस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। समद्विबाहु और समबाहु में ही ये दोनों बराबर समांतर होंगे। याद रखिएगा, ठीक है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़ी हुई एक फार्मूला पढ़ेंगे, प्रिज्म का अपवर्तनांक m के लिए सूत्र। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।